पति के डेथ के बाद में पत्नी पति की डेड बॉडी को गोद में लेके जिंदा चिता पे बैठ के सती होती थी, आग में जल जाती थी। पद्मिनी रानी का जोहर इस सुरंग के अंदर हुआ है। अच्छा, इसके अंदर हुआ? हाँ, ये जेम्स टोड ने जो लिखा है, जो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से बुक है। कर्णावती के जो रानी थी, महारानी, जो बहादुर शाह के हमले के समय 13,000 महिलाओं के साथ में जो तो केम चो कसा हो गाइस, तो फाइनली हम आ चुके हैं पद्मावती किला और आज बताने वाले हैं कि पद्मावती का जौहर से लेके टोटल A to Z जानकारी मिलेगी, क्योंकि मेरे साथ है यहाँ के गाइड और इनका नाम क्या है, नाम भी पूछ लेते हैं फिर इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि पूरी वीडियो में ये रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम रामेश्वर दास, यहाँ का लोकल गाइड, जो राजस्थान टूरिज्म 2004 से हम गाइड यहाँ पे अप्रूव्ड गाइड, और किला भ्रमण के लिए हम टूरिस्ट के लिए सुविधा देते हैं। तो आइए हम यहाँ से अब शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम इतिहास के जो हैं, ब्रीफ इतिहास के साथ इस किले का जो है इंट्रोडक्शन, जो परिचय कराते हैं। तो ये जो किला है, ये विश्व प्रसिद्ध, जिसके बारे में कवि ने कहावत लिखा है, कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल, बाकी सब तलैया, रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब रनैया, और राजा में राजा रामचंद्र, बाकी सब रजैया। तो ये किला जो है, इतिहासकारों का जो मत है, जिनके अनुसार जो इतिहास, आधुनिक इतिहासकार जो लिखते हैं, वो प्रमाण के आधार पर, तो प्रमाण के आधार पर इस किले का जो निर्माण किया था, जो 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में, मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम सुने होंगे, उन्हीं के वंश में चित्रांगद मौर्य नाम के राजा, जिन्होंने इस किले का निर्माण किया, उसके नाम से इस किले का जो ओरिजिनल नाम था वो चित्रकूट के नाम से, जिसका अभ्रंश नाम हुआ चित्तौड़गढ़, जो अभी हम इसको चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। और ये किला जो इतिहासकारों के मत के अनुसार इसको मौर्य ने बनाया, जबकि दंत कथाएं किंवदंती उनको कहा जाता है। अच्छा रहेगा, मतलब दंत कथाएं, जी, दंत कथाएं किंवदंती उनको कहा जाता है, जो दांतों से निकली हुई बातें, जो सुनी हुई बातें हैं, उनके आधार पर इस किले का जो निर्माण है, वो पांडवों के जो भीम हुए थे, जिन्होंने इसका निर्माण किया। पांडवों का जो समय था वो 5000 साल पहले का, तो वो दंत कथाएं हैं, वो उनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, आधुनिक ने बनाया, उसके नाम से इसका चित्रकूट नाम था। तो ऐसा आधुनिक इतिहासकार लिखते हैं कि इस किले में 5वीं से लगा के 8वीं शताब्दी तक, करीबन 300 साल तक इस किले पे जो रूल किया, वो मौर्य वंश के राजाओं ने। तो मौर्य वंश के राजा, जिनके चंद्रगुप्त मौर्य, जो बिहार है, जिसको पहले बिहार को मगध के नाम से जानते थे, और जो बिहार में पटना शहर है, जिसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, तो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके तीसरी पीढ़ी में जो बिंदुसार के लड़के थे, जिनका नाम था अशोक सम्राट। अशोक सम्राट के बारे में कहते हैं कि जो उड़ीसा, जो अभी हम कहते हैं, जिस राज्य को पहले उस समय कलिंग कहा जाता था, तो कलिंग का एक युद्ध हुआ था अशोक सम्राट के समय। तो उस कलिंग के युद्ध में, अशोक के राजा के सम्राट के समय में, उस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए थे। तो उस जमाने में अशोक सम्राट को एक बहुत जो है भिक्षु मिला, जिन्होंने अशोक को बहुत शिक्षाएं दी। तो बहुत शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद अशोक ने उस युद्ध में तलवार को छोड़ के बौद्ध धर्म को मान लिया। तो अशोक के बाद सारे मौर्य जो हुए, वो बौद्ध धर्म को मानते। तो 300 साल तक इस किले में मौर्य का आधिपत्य था, वो जो बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले। फिर 8वीं शताब्दी में गुजरात में ईडर करके गाँव है, अहमदाबाद है, उसके पास हिम्मतनगर है, जहाँ पे एक ईडर करके गाँव है, वहाँ पे राजा हुआ करते थे 7th सेंचुरी में, वो गुहिल वंश के। गुहिल वंश जो उनको इसलिए कहा गया कि जो पहला राजा का जन्म है, वो गुफा में जन्म होने से कहलाए गुहिल वंशी है, जिसमें गुहादित्य, शीलादित्य, नागादित्य, महेंद्रदित्य ऐसे राजाओं के नाम थे। तो उन वहाँ के राजा थे महेंद्रदित्य करके। तो महेंद्रदित्य राजा के समय में ईडर पे एक आदिवासी जाति, भील जाति का हमला हुआ। उस हमले में वहाँ के राजा महेंद्रदित्य, जिनकी हत्या हो गई, और उनके लड़के, जिनका नाम बाप्पादित्य, जिनका बचपन नाम काल भोज भी, 300 साल तक मौर्य रहे। फिर 8वीं शताब्दी में बाप्पादित्य, जो गुजरात के ईडर से आए, उन्होंने ये पैलेस का निर्माण किया, जो यहाँ का राज पैलेस था। इसी पैलेस के अंदर में 8 से 16 छोटे सारे राजाओं ने रूल किया। तो उनका ये रहने का रेजिडेंस था। और इसी पैलेस को कुंभा ने, जब अलाउद्दीन खिलजी का हमला हुआ, रानी पद्मिनी का जोहर हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी को किले में आने के बाद पद्मिनी का केवल जलती हुई अग्नि, राख के ढेर दिखे, तो गुस्से में आके मंदिरों को, महलों को तुड़वाए। तो ये पैलेस भी खिलजी ने तुड़वाया। तो इसको बाद में राणा कुंभा ने 1433 में दोबारा रीबिल्ड किया। अभी इसको कुंभा के नाम से कुंभा महल कहा जाता है। और अभी जो राइट साइड में आप देख रहे हैं पार्ट, जो खंडर हो चुके हैं, जो पहले के ज़माने में 3-3 मंजिल में कवर्ड थे, कहीं छतों से कवर्ड थे ये, और ये हमले में सब टूट गए हैं। तो ये इधर वाला जो भाग जो हम देख रहे हैं, ये रानियों के लिए रहने के लिए थे, जिनको कहता है जैनाना महल। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं, जैसे ये उस जमाने में क्या, राजपूतों की हाइट अच्छी होती थी, लेकिन छत को छोटा रखते थे। छत छोटा रखने के पीछे लॉजिक था कि कभी षड्यंत्र के द्वारा तलवार से कोई अचानक हमला करे, तो तलवार से पूरी ताकत लगा के वार करेगा, और छत छोटी है तो तलवार छत पे टकरा जाए तो सामने वाले का बचाव हो जाए। उसको देखते हुए वो छत को छोटा रखते थे, सकड़े रास्ते रखते थे, ताकि दुश्मन की सेना अगर जीत भी जाए तो महलों में आने के लिए एक साथ अधिक संख्या में महल में नहीं आए, एक एक करके चढ़े। ये जो रखा है डिजाइन एकदम पहले का ही है? हाँ, ये
मतलब जो है 8th सेंचुरी का बप्पा रावल का बनाया है, लेकिन कुंभा ने इसको रिनोवेट करके बहुत से परिवर्तन कराए। तो ये कुंभा के समय करीबन 600 साल पहले उन्होंने इसको रीबिल्ड किया। तो उस समय के 600 साल पहले का भी अभी कैसे कैसे हाँ ऐसे कैसे, और बाद में सबसे आखिरी में औरंगजेब ने हमला किया इस किले में, तो औरंगजेब का तोड़ा हुआ ये सारा। अच्छा, ये जी तोड़ा हुआ है? हाँ, ये तोड़ा हुआ ब्रोकन जो है पार्ट है। और जो है इसमें रानियाँ रहती थी, जनाना महल कहलाता है। और इसी के साथ आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये मर्दाना महल है, जहाँ पे पुरुष रहा करते थे। और उस जमाने में राजपूतों में पर्दा पड़ता थी, तो उनके लिए ये महल जो बने हैं अलग अलग भाग में। और अभी हम इधर से जो देखेंगे तो यहाँ से एक सुरंग जाती है, जो पहले के ज़माने में रानियाँ पर्दे में रहती थी। अगर बाहर से रानियाँ जावे तो कोई चेहरा देख ले तो रानियाँ गुप्त रास्ते से यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर आगे एक पानी का कुंड है। तो ये रास्ता, हाँ ये रास्ता वहाँ कुंड पे जाके खुलता है, जिसको गोमुख कुंड कहा जाता है वर्तमान में। ये रास्ता क्या कहाँ था बता दो? ये जो अभी जो हम कुंड देखेंगे आगे विजय स्तंभ के पास, उस कुंड पे रास्ता जाके खुलता है। तो कहते हैं कि जो रानियाँ पर्दे में रहती थी, तो रानियाँ इस गुप्त रास्ते से वहाँ कुंड पे नहाने के लिए जाती थी। उधर नहाने के बाद वापस इन गुप्त रास्ते से महलों में, ताकि चेहरा उनका कोई देखे नहीं। और ये बहुत अंदर जो हम काफी दूर तक, हाँ ये करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर डिस्टेंस है इसका। और ये जो अभी वर्तमान में 1956 में ये किला गवर्नमेंट के हाथ में आया, एएसआई डिपार्टमेंट। तो एएसआई डिपार्टमेंट ने इनके जहाँ से घुसते हैं, जहाँ निकलते हैं, दोनों मुंह पे दीवार बना के बंद किया। और अंग्रेजों के समय जो इतिहासकार जेम्स टोड हुआ, जेम्स टोड जिसने मेवाड़ का इतिहास लिखा है, जिसकी किताब का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो उस किताब के अनुसार ये सुरंग को जो है ना जेम्स टोड ने देख के लिखा कि पद्मिनी रानी का जोहर इस सुरंग के अंदर हुआ है। अच्छा, इसके अंदर हुआ? हाँ, ये जेम्स टोड ने जो लिखा है, जो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से बुक है, उसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि पद्मिनी का जोहर इस सुरंग में हुआ। जबकि हमारे यहाँ के लोकल इतिहासकार जो हुए हैं, जिनका नाम है श्यामल दास, जिन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखा, जिसके बुक का नाम है वीर विनोद। तो वीर विनोद के अनुसार कहते हैं कि जो महलों के खुले प्रांगण है, इन खुले प्रांगण में पद्मिनी का जोहर हुआ 16,000 महिलाओं के साथ। तो ऐसा हम लोकल इतिहासकारों को विश्वास रखते हैं। तो अभी है, और इसी के साथ राइट साइड में छोटा सा कमरा है, जिसमें बाथरूम जो रानियों के नहाने के लिए। और ये 3-3 मंजिल में कवर थे। तो ये 3 लेयर का छत होता था, जिसमें पहले लकड़ी का बनता था, फिर पत्थर का, और उसके बाद कंक्रीट का। कितने साल पहले बना चुके? ये 8th सेंचुरी का, करीबन 1200 साल पहले का है। और इसमें भी इंजीनियरिंग तो हाँ, उस समय के वास्तुकार जो इंजीनियर जो है दूर की सोच के काम करते थे। और ये पर्दा पर्दा होने से बहुत सारी खिड़कियां हैं। उस जमाने में सारी खिड़कियां पत्थर की जाली से कवर रहती थी। अभी जालियां टूट गई है, तो जालियों से क्या रानियां महारानियां अंदर से बाहर देखे, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति को अंदर नहीं देखे। तो पर्दे का काम जो होता है ना, जालियों से होता था। अभी सबकी जालियां टूट गई है। और उस जमाने में कलर से डेकोरेट करते थे महलों को। तो कुछ कलर आप देखोगे दीवारों में, जो आज भी रेड और ब्लू कलर से डेकोरेट करते थे, तो कुछ रेड कलर बचा है अभी भी। हाँ जी, उस समय भी कलर हुआ करता? हाँ उस समय। और कि लाल कलर जो महिलाओं का सुहाग का प्रतीक मानते, तो लाल, और ब्लू कलर वीरता का प्रतीक मानते, तो रेड और ब्लू कलर से पेंट होते थे। तो अभी कुछ बचे हैं, बाकी के हट गए हैं। ये कैसे ये अभी जला है क्या हाल फिलहाल का? नहीं, ये क्या अभी बेड्स रहते हैं, ये चूने से बने ना, ठंडा रहता है। तो ये एक तरह से चमगादड़ रहते हैं इनमें, उनके ये यूरिन से काला है। अच्छा थे जो उस जमाने में, हाँ पर्दा एक तरह से रानियों के कपड़े बदलने का एक रूम है। अच्छा। और ये अंदर जो पार्ट रखा है, ये ऊपर का जो गिरा हुआ पार्ट जो है, जैसे ऊपर क्या हमारे जो है ना राजपूत स्थापत्य कला में ऐसे डोम बना के ऊपर कमल की पंखुड़ियां बनाते थे, कमल की डिजाइन होती थी। तो मुगल हमले में उन मुगलों ने क्या, हिंदू आर्ट कमल की आकृतियों को तोड़ करके डोम रहने लगे। और हमारे लोग भारत के कहने लगे कि ये मुगलों ने बनाया, जबकि उन्होंने तोड़े हैं। अच्छा। तो ये डोम हमारे प्रवृत्ति में बनाना था। और उनके ऊपर कमल की शेप बनता था, जिसको उनने इस्लामिक जो कल्चर है, जिसमें रोज को महत्व देते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में कमल के फूल को महत्व देते हैं। तो कमल की आकृतियों को तोड़ करके उन्होंने डोम रह गए, और हमारे लोग कहने लगे ये मुगलों ने बनाया, जबकि उन्होंने कमल की आकृतियों को तोड़ा है। और ये सामने जो रानियों का उस समय का टॉयलेट है, जो उस जमाने में क्या टैंक व्यवस्था नहीं थी, तो ये अगर कवर करना चाहें, वो बाथरूम था रानियों के नहाने का। ये क्या? ये उस समय के टॉयलेट रानियों के लिए, पर्दा पड़ता थी ना, तो रानियां बाहर नहीं जाती थी। हाँ, रानियां बाहर नहीं जाती थी, तो उनके लिए महलों के अंदर अटैच टॉयलेट होते थे। अभी तो लोग बहुत से आते हैं गांव से, भाई साहब। हाँ, ये पहले नीचे बर्तन रखते थे। और उस जमाने में जो अलग अलग जातियां होती थी ना, सीधा वो पहाड़ों के इधर निकल जाएगा ना? नहीं, पहले नीचे बर्तन रखते थे। और कुछ जाति के लोग ना मेला ढोने का काम करते थे, वो उठा के बाहर डालते थे। तो ऐसे ये टैंक नहीं बनते थे। लेकिन लोग अभी भी आके कर रहे हैं। हाँ, अब तो ये क्या गवर्नमेंट का है वैसे, पर अब जो बहुत से अलग अलग लोग आते हैं, गाँवों से भी आते हैं, जो ना समझ। नहीं। बाकी वो गवर्नमेंट की व्यवस्था है, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बने, पर वो बहुत से लोग क्या देख के
और इधर में जो पार्ट है ये मर्दाना महल कहलाते हैं, जहाँ पे पुरुष रहते थे। पर्दा प्रथा होने से अलग अलग महल थे और ये भी सारे 3-3 मंजिल में कवर्ड थे। नीचे जो पार्ट देखते हैं वो जो राजकुमारों के रहने के महल है, जिनको कहते हैं कंवरपंदा महल, कुंवर कहा जाता है राजकुमारों को। हाँ, वो नीचे में। और जैसे वो आखिरी का 3 मंजिल में दिख रहा है, ऐसे वो सारे 3-3 मंजिल में थे। कई कमरे थे, तो उनको कंवरपंदा के महल कहते हैं, जहाँ पे राजकुमार रहते थे। 8वीं सदी का किसको? ये 8वीं शताब्दी का, 1200 साल पहले का है। 1200 साल। हाँ, बाद में कुंभा ने इनको 1433 में रिनोवेट किया, तो इसको और बहुत से कुंभा ने परिवर्तन किए, तो कुंभा महल कहने लगे। और ये जो है ना सारे राज परिवार का रहने का रेजिडेंस था। इसमें राज परिवार रहता था, तो उधर रानियां, इधर में पुरुष और उधर में राजकुमार। तो वो राजकुमारों के लिए सेपरेट। और नीचे छोटा सा ग्राउंड है, इसमें राजकुमारों को तलवार चलाना सिखाते थे, उनका ट्रेनिंग ग्राउंड। हाँ जी। ये क्या था? ये मंदिर रहा था, लेकिन मंदिर तोड़ दिया ना। 113 मंदिर थे पूरे किले में। अच्छा। हाँ, इस किले में जो कहावत है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल, बाकी सब तलैया, रानी में रानी पद्मिनी, बाकी सब रनैया, राजा में राजा रामचंद्र, बाकी सब रजैया। तो वो इस वजह से कि इस किले में 113 मंदिर थे, 84 पानी के कुंड तालाब और 8 ऐसे महल थे, जिनमें से ये राजमहल है, वो सामने हाइट पे बना, वो सेनापति का रहने का रेजिडेंस था, जो जयमल पत्ता के महल कहते हैं। और नीचे जो 4 सीढ़ी बनी है, जिसके ठीक सामने जो लोहे का बना एरन, एरन मतलब उसको लोहे का बना ना, उसको एरन कहा जाता है, क्योंकि उस जमाने में लोहा गर्म के लोहा पीट के तलवारें बनाते थे वहाँ। कहाँ पे? वो नीचे में जो व्हाइट बोर्ड के ठीक सामने। अच्छा, वहाँ पे वो नीचे है। और जो नीचे महल है, इन्हीं महलों में पन्ना धाय का नाम सुना हो तो उन्होंने अपने बच्चे का बलिदान दिया उदय सिंह को बचाने के लिए। वो घटना जो घटित हुई, बलिदान दी थी। हाँ, पन्ना धाय जो खिजी वंश की राजपूत थी, राजकुमारों को दूध पिलाती थी, लालन पालन करती थी, उसको धाय माँ कहते हैं, नर्स थी एक तरह से। और कर्णावती जो रानी थी यहाँ की, जिनके पुत्र उदय सिंह थे। रेडी। अभी हम जिस जगह पहुँचे हैं, यहाँ पे हम जो है 4 प्लेस देखने वाले। तो सबसे पहले जो सामने एक स्तंभ है, जिस स्तंभ को विजय स्तंभ के नाम से जय स्तंभ भी कहा जाता है, विजय स्तंभ भी कहा जाता है। और ये स्तंभ का जो निर्माण है, जो महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के प्रतापी राजा है, जिनके द्वारा ये विजय स्तंभ निर्मित है। और जो कुंभा राजा थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके 2 पुत्र उदयकर्ण और रायमल, जिनके बारे में कहते हैं कि कुंभा इतने बलिष्ठ थे कि बड़े लड़के उदयकर्ण को ये लगा कि मेरा पिता अभी तक कुंभा इतना बलवान है, बलिष्ठ है, ये कब मरेगा और मैं कब राज्य प्राप्त करूंगा। तो राज्य के लोप में आके महाराणा कुंभा जो कुंभलगढ़ किले में शाम को पूजा में बैठे थे, उनकी हत्या कर दी धोखे से पीछे जाके। पिताजी की? हाँ, बाद में मंत्रिमंडल ने पिता की हत्या, उदयकर्ण को गद्दी पर नहीं बैठने दिया, रायमल को बिठाया। रायमल के राणा सांगा हुए, सांगा के उदय सिंह हुए, उदय सिंह के राणा प्रताप हुए। तो ये कुंभा जो राणा प्रताप के परदादा, दादा के भी दादा, तो ये जब राजा थे, तो उस समय 2 मुस्लिम सेनाओं ने मिलकर हमला किया। मुस्लिम सेना जो थी, मध्य प्रदेश को पहले मालवा के नाम से जानते थे, तो मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी, गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद शहर प्लान किया, जो अहमद शाह करके, जिन्होंने दोनों ने संयुक्त सेना के साथ मेवाड़ पे हमला किया। तो कुंभा ने उन दोनों को युद्ध में, इंदौर के पास एक मैदान है सारंगपुर, उस मैदान में जाके कुंभा ने युद्ध लड़के दोनों को हराया। तो अहमद शाह तो भाग गया और महमूद खिलजी को कहते हैं कि पकड़ के इस किले में 6 महीने तक बंदी बना के रखा। तो दोनों को विजय किया। विजय के उपलक्ष्य में स्तंभ बनाया, क्योंकि उनका लड़ाई इंदौर के पास जो हुआ था सारंगपुर मैदान में। तो उस समय इंदौर के राजा महेश्वरम के, उन्होंने कुंभा को सोने से भरा रथ दिया। तो रथ लाने के लिए वो 7 दरवाजे बनाए, जो भी आप चढ़ के आए, और अपार धन मिला। तो कुंभा ने 32 किले बनाए, जिसमें कुंभलगढ़ है, माउंट आबू में अचलगढ़ है, भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ है। तो कुंभा का जो समय है वो मेवाड़ के इतिहास में स्वर्णिम काल है। फिर जीत के खुशी में स्तंभ बनाया। तो इस स्तंभ का जो शुरू किया बनाना, वो ऐसा कहा जाता है कि 1448 में शुरू हुआ, 1458 में जाके तैयार हुआ, 10 साल बनने में लगा। इस समय, क्योंकि इसमें जो है अंदर और बाहर हर पत्थर पे कार्विंग है, हर अंदर और बाहर दोनों तरफ मूर्तियां बनी है। ये एक तरह से भारत की मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। इसमें भारत में जो पवित्र है, जो हम नीचे पूरा ये शमशान था उस जमाने में, तो शमशान का एंट्रेंस, ये जो सामने पूरा गार्डन है, बहुत सारे मंदिर जो देखते हैं, हाँ, ये छोटे छोटे मंदिर, ये सतियों की समाधियां कहते हैं। क्योंकि उस जमाने में सती प्रथा थी, पति के डेथ के बाद में पत्नी पति की डेड बॉडी को गोद में लेके जिंदा चिता पे बैठ के सती होती थी, आग में जल जाती थी। इस वजह से सतियों की समाधियों के बीच में वो शिव का मंदिर है, तो उसको समाधीश्वर मंदिर कहा जाता है। और जो गेट, समाधीश्वर शिव का मंदिर है, समाधियों के बीच में होने से, क्योंकि हिंदू धर्म के आधार पर शमशान के में 2 चीज़ आवश्यक होता है, एक तो शिव का मंदिर, एक पानी का कुंड। तो ये बीच में जो मंदिर है, ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है। इस मंदिर को जो धार के राजा थे मध्य प्रदेश के, जो राजा भोज, जो परमार वंश के, उन्होंने मंदिर जो 11वीं शताब्दी में बनवाया, क्योंकि उन्होंने अजमेर के राजा रंग चौहान को युद्ध में हराया। फिर जाते समय एक रात वो यहाँ रुके मेहमान के तौर पे, तो ये मंदिर बना के यहाँ के राजाओं को गिफ्ट में दिया। और बाद में जब खिलजी के हमले में टूट गए, तो महाराणा मोकल जो कुंभा के पिता थे, उन्होंने इस 1428 में दोबारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। और ये सब ये सारी सतियों की समाधि है, जो उस जमाने में सती ट्रेडिशन थी। समाधि नहीं, जो चिता पे बैठ के सती होती थी, आग में जल जाती थी। तो जहाँ सती, हाँ, वो जो यहीं पे सती हो गई है ये शमशान, हाँ, इसी ये पूरा शमशान एरिया महासती स्थल कहते हैं इसको। और ये अंग्रेजों के समय राजा राम मोहन राय ने उस प्रथा को
कानून बना करके बंद करवाया। अच्छा, ये बंद करवाया। हाँ, तो पहले ये ट्रेडिशन था। बराबर बराबर। और ये क्या? ये सारी सतियों की समाधि है जहाँ पे वो चिता पे बैठ के जलती थी, तो जहाँ सती हुई उसी जगह पे उनकी याद में छोटे छोटे ऐसे मंदिर बनवाते थे पहले, ये चलन था। अच्छा, तो ये सारे सतियों की मंदिर है। हाँ, ये सारे मंदिरों का शेप है, छोटे छोटे मंदिर बनते थे। ये सब मंदिरों का शेप दिया गया लेकिन टूट गया है। टूट गए बाद में हमले में, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा मंदिर कौन सा सती का है। बराबर 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 बराबर। और सतियों की समाधियों के बीच में बड़ा मंदिर जो शिव का मंदिर है, जो समाधेश्वर मंदिर के नाम से। हर जगह हम शिव मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के दर्शन करते हैं, लेकिन ये मंदिर के अंदर हम दर्शन करेंगे तो अपना जो चेहरा है, अपने चेहरे जैसा एक ही पत्थर पे 9 फुट बड़ा मूर्ति है शिव का, भगवान शिव का, जो त्रिभुवन नारायण के नाम से भी है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ही पत्थर पे 9 फुट बड़ी मूर्ति और 3 चेहरे हैं। तो उस जमाने में डेड बॉडी को लेके महलों से इस परिसर में लाते थे। तो सबसे पहले मंदिर जो अंदर डेड बॉडी को शिव के सामने रख के शिव के साथ पूजा करके फिर सती प्रथा होती थी। तो इस शमशान के बीच में समाधेश्वर मंदिर, इसको मोकल का मंदिर, क्योंकि राणा मोकल ने इसको दोबारा रिनोवेट किया। महलों में जो सुरंग देखी थी, जो सीढ़ियाँ उतर रही है, उन सुरंग का जो एक रास्ता इस जो आगे मंदिर बना उसके आगे एक कमरा है जिसमें आके वो खुलता है। तो पहले के समय में पर्दा प्रथा होने से महिलाएं, रानियां गुप्त रास्ते से यहाँ आती थी नहाने के लिए। तो ये रानियों के नहाने का एक तरह का सेपरेट स्टोरेज था जिसको गोमुख कुंड कहा जाता है, क्योंकि वो जो लेफ्ट साइड में जो दीवार है उधर में पत्थर के गाय के मुँह से पानी चलता रहता है हमेशा। वो 1200 साल से पानी चल रहा है, कभी बंद नहीं होता। बिना मोटर के ऐसे 84 स्टोरेज है किले में। तो उनमें से ये जो स्टोरेज है सबसे नीचे के भाग में है। तो हो सकता है ऊपर का किसी कुंड का पानी आता हो लेकिन कभी बंद नहीं होता। तो गाय के मुंह से आता है तो गोमुख कहा जाता है। और उस समय जो महिलाओं ने जोहर किया इस किले में, 3 बड़े हमले हुए थे, 3 बार महिलाओं ने जोहर किया। पहला अलाउद्दीन खिलजी के समय पद्मिनी का जोहर हुआ 16,000 महिलाओं के साथ में। दूसरा कर्णावती के जो रानी थी, महारानी, जो बहादुर शाह के हमले के समय 13,000 महिलाओं के साथ में जो खुला हमने मैदान देखा, उन्हीं में जोहर किया। और तीसरा अकबर के हमले के समय जयमल की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में 8,000 महिलाओं ने जोहर किया, जिनके वो महल जो है ना राइट साइड में, वो सेनापतियों के महल है, जिनकी वाइफ थी, हाँ, जिनकी वाइफ थी फूल कंवर, जिसके नेतृत्व में अकबर के हमले के समय 8,000 महिलाओं ने जोहर किया। तो जोहर की जो परिभाषा जो बंगाल के रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखी, उसके अनुसार महिलाएं सबसे पहले पानी के कुंड में नहा के शरीर को शुद्ध करके फिर श्रृंगार जैसे दुल्हन तैयार जैसे वो महिलाएं जोहर के लिए तैयार होती थी। फिर यहाँ के ब्राह्मण पुरोहित जो है उस जमाने में और आज भी चित्तौड़गढ़ के आसपास में अफीम की पैदावार बहुत होती है, जिसको काला सोना भी कहते हैं। तो उस जमाने में पंडित पुरोहित अफीम को लेकर लिक्विड बनाते हैं। लिक्विड बना के चरणामत के रूप में वो जो महिलाएं जो जोहर कर रही, जिनको वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ वो अफीम का लिक्विड देते, तो उनको हल्का हल्का नशा होता है। और फिर उस समय हर समाज के लोग भागीदार मिल के, जो कुछ जाति के लोग जो है ना ढोल नगाड़े बजाते थे। सबसे पहले चंदन की लकड़ी, घी, तेल, कपास, नारियल के छिलके ऐसी जो जमा करके जो जल्दी आग पकड़ते हैं, तो उसमें आग लगा के फिर महिलाएं उस अफीम के सेवन से उनको वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ अफीम का लिक्विड देते, तो हल्के हल्के नशे में। फिर उस समय हर जाति के लोग इकट्ठे होकर, कुछ जाति के लोग ड्रम बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। तो उस माहौल में महिलाएं एक के बाद एक आग में कूद करके अपने सतीत्व सम्मान की रक्षा करती, जिसको इतिहास में जोहर की संज्ञा दी है। हाँ, ये समाधेश्वर मंदिर जो शिव के त्रिमूर्ति, प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ का जो 11वीं सेंचुरी का करीबन 900 वर्ष पहले का जो मंदिर, जो राजा भोज, परमार वंश के राजा भोज ने बनवाया, जो इन्होंने 11वीं शताब्दी में, बाद में राणा मोकल जो थे जिन्होंने इस मंदिर को दोबारा रिनोवेट किया। इसी मंदिर में जिसको समाधेश्वर मंदिर के नाम से, जो शमशान के बीच में है समाधेश्वर मंदिर, और इसी मंदिर में हम शिव के 3 रूप में दर्शन करेंगे, जिसमें लेफ्ट में ब्रह्मा है जो सृष्टि के रचयिता हैं, बीच में विष्णु हैं जो सृष्टि के पालनहार हैं, राइट में जो रौद्र रूप में है वो शिव, तीनों का एक रूप में, जैसे हम कहते हैं ना प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक का, तो ओम के अंदर ये तीनों एक हैं। तो हाँ, तो ये तीनों का त्रिभुवन नारायण के नाम से। हाँ, ये चेहरा कुछ अजीब है, विचित्र थोड़ा। ये रौद्र रूप में है, जैसे हाँ पूरी प्रकृति जो है 3 गुणों में है, राजस, तामस और सतोगुण। तो ये 3 गुण भी हैं और त्रिभुवन नारायण भी हैं। और ये कौन सा गुण है? ये सौम्य जो मतलब सत्य का है, सत्य का। हाँ। और ये अहंकार का। राजस और तामस 3 गुणों से सृष्टि है। और ये जो समाधेश्वर, हाँ, जो शिव के 3 रूप दर्शाए हैं। अच्छा, ये मेन। हाँ, ये मंदिर भी कभी बना है? ये जो राजा भोज परमार वंश के, जिन्होंने 11वीं सेंचुरी में,
ये महासती स्थल में जो घूम रहे हैं, जो हमने पहले दरवाज़ा देखा था वो एंट्रेंस था, और सामने जो गेट दिखता है जिसको पूर्वी सती गेट के नाम से, तो ये बाहर जाने का एग्जिट था शमशान में अंतिम क्रिया के बाद। आज भी जो हिंदू धर्म के आधार पर हाँ नहा करके पानी के कुंड में इस गेट से वापस महलों में जाते थे। और ये लेफ्ट साइड में जो हम देखेंगे ये कर्णावती का जोहर स्थल है, जो कहते हैं कि कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और हुमायूं आया एक दिन देरी से, तो कर्णावती ने 13,000 महिलाओं के साथ जोहर किया। तो ये जोहर का जगह हाँ पद्मिनी का 16,000 महिलाओं के साथ। और ये जो बीच में हवन कुंड है गार्डन के बीच में, ये आज भी होमेज प्लेस है, जहाँ पे होली के बाद हर वर्ष जो 11 के दिन होली के बाद जो एकादशी आती है जिसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, उस समय यहाँ पे मेला भरता है जिसको जोहर मेला कहते हैं। क्योंकि 1956 में एएसआई डिपार्टमेंट जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने इस जगह पे खुदाई के दौरान यहाँ से हड्डियाँ गहने सारे इंस्क्रिप्शन मिले, यहाँ से मिले प्रमाण के। उसके आधार पर वो सामने बोर्ड है जिस पे व्हाइट अक्षरों में जोहर स्थल लिखा है, और ये बीच में हवन कुंड है जहाँ आज भी जो जिन्होंने जोहर किया उन वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए यज्ञ होता है, हवन होता है, जो होली के बाद एकादशी के दिन। यहाँ के वंशज उदयपुर रहते हैं, महेंद्र सिंह अनिल सिंह करके। यहाँ पे गाइस 16,000 महिलाओं ने जौहर किया, मतलब आग के अंदर क्या बोलते हैं, समर्पित आग के में कूद करके अपने आप को आत्मदाह, जो सतीत्व की रक्षा के लिए। ये जगह पे 16,000 महिला, यकीन नहीं होता है इतनी महिला एक साथ तो नहीं हुई होंगी जहाँ तक है। हाँ पूरे किले में वैसे जोहर होते थे, पर ये पर्टिकुलर जो नेतृत्व कर रही है जो महारानी है, उनके साथ राज परिवार की विशेष जो महिलाएं हैं जिन्होंने एक जगह है ये जोहर का। 1956 में जो खुदाई के दौरान अवशेष के ऐसा कहा जाता है। और आप बताएं कि आज यहाँ पे खुदाई और सब कुछ हुआ है, रिसर्च हुआ है? ये 1956 में जब गवर्नमेंट के अधिकार में आया तब सर्वे हुआ था। अच्छा। उस सर्वे के दौरान यहाँ से प्रमाणित हुआ है, प्रमाण मिले हैं। अच्छा, उसके आधार पर इसको जोहर स्थल। और आज भी होली के बाद हवन होता है, यहाँ पे पूजा होती है। यहाँ के वंशज उदयपुर महेंद्र सिंह अरविंद सिंह रहते हैं, वो वर्ष में एक बार आके पूजा करते हैं, हवन करते हैं। जो वीरांगनाएं जिन्होंने जोहर किया उनकी आत्माओं को श्रद्धांजलि के रूप में आयोजन होता है। अच्छा। और ये किला काफ़ी बड़ा है कि क्या है? एशिया ये किले का जो कहावत है, और ऐसा कहते हैं कि ये किले का जो क्षेत्रफल है ये 700 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। 700 एकर्स में इसका क्षेत्रफल है। और जो दीवार है सुरक्षा की वो 13 स्क्वायर किलोमीटर में। स्क्वायर किलोमीटर का मतलब इस किले की जो लेंथ है, लंबाई, वो 8 किलोमीटर है। और इसकी किले की जो चौड़ाई है ये 5 किलोमीटर में। तो टोटल इसके 13 स्क्वायर किलोमीटर चारों तरफ दीवार है। और इस किले में जो हम घूम रहे हैं ये महासती स्थल है। तो इस महासती स्थल में उस जमाने में सती प्रथा के बाद में जहाँ सती हुई उसी जगह पे मंदिर बनाए, छोटे छोटे कई सारे मंदिर। तो ये बाद में जो हमले में मंदिर जो तोड़े हैं कुछ समय के दौरान, तो ये सारे मंदिरों के जो अवशेष जो आप देखेंगे जो नीचे रखे हैं गवर्नमेंट ने, क्योंकि 1956 में ये एएसआई डिपार्टमेंट के अधिकार में आया। तो एएसआई डिपार्टमेंट के नियम के अनुसार जैसा किला मिला है वैसा ये रख सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ नया ऐड नहीं कर सकते, नयापन नहीं ला सकते हैं। तो ये कुछ अवशेष इधर रखे हैं, कुछ अवशेष आप देखोगे लेफ्ट साइड में जो दीवार है उसके सहारे रखे हैं। तो ये सारे मंदिरों के अवशेष। ऐसे जो शैव संप्रदाय के होते हैं ना नाथ, जो कान फाड़ते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं, उन नाथ संप्रदाय से जो साधु जिनका निवास अक्सर शिव का निवास भी शमशान में मानते हैं, तो उस नाथ संप्रदाय से जो साधु थे, निर्भय नाथ नाम था, वो यहाँ तप करते थे, उनकी तप स्थली है। तो इसी वजह से इधर में जो हम नीचे चल रहे हैं, गाय के मुंह से जो पानी आता है गोमुख कहा जाता है, तो वो गाय के मुंह से जो पानी आता है गोमुख, उसको देख करके निर्भय नाथ ऋषि ने एक दोहा लिखा है कि झरना झरे गोमुख भरे, निर्भय नाथ के ठोर करोड़ करोड़ युग तप करे, जब पावे गढ़ चित्तौड़। तो इस किले का इतिहास के महत्व के साथ साथ धार्मिक महत्व भी बताया। और वो जो है ना सुरंग का जो रास्ता है जो हमने, हाँ, जो सुरंग का जो हमने महल में सुरंग देखी थी जहाँ से रानियाँ महारानियाँ पर्दा प्रथा होने से नहाने के लिए आती थी, वो सुरंग का रास्ता जो अभी हम ये सामने कमरा है, हाँ, वो जो सुरंग देखा था वो यहाँ के आके खुलता है। तो अभी तो क्या 1956 के बाद जहाँ से घुसते हैं सुरंग में, जहाँ सुरंग से बाहर निकलते दोनों मुंह पे गवर्नमेंट ने दीवार बना के बंद कर दिया। तो ये जो रूम है सामने, उस रूम में आके वो दरवाज़ा खुलता है जहाँ पे रानियाँ जो पर्दा प्रथा होने से नहाने के लिए यहाँ आती थी। तो ये उस समय का एक तरह का सीक्रेट वे जो भी बंद है। और अंदर देख सकते हैं क्या? हाँ है क्या कुछ? बिल्कुल, वो जो दीवार बना है जूते निकालना होगा। तो ऐसा मानते हैं कि ये जो गेट है इसी में वो सुरंग का रास्ता आता था। और पद्मावत जो
बंद हो गए क्या दीवार? हाँ, दीवार बंद है। नहीं, ये तो शायद पूरा वो वाला वो तो- सामने गुफा बंद कर दी। अच्छा अच्छा ये जो लिखा है, अच्छा अच्छा, गुफा ये रास्ते में से आती थी रानी। हाँ, और ये सब मानते हैं कि ये पद्मिनी का काल्पनिक चित्र जो मूर्तिकला में दर्शाया है, अच्छा, जिसमें मतलब दर्पण ये देखते हुए। पद्मावती का काल्पनिक चित्र बनाया गया, राइट? हाँ, अभी उनको मतलब प्रॉपर पहले के लोगों ने तो उस समय तो फोटो हुआ नहीं करता। नहीं, उस समय और पर्दा प्रथा थी, राजा के अलावा कौन देखे उनको, तो ऐसे पर्दा प्रथा होने से उनका कोई चेहरा देख नहीं पाता था। और ऐसा कहते हैं कि वो राघव चेतन जो उस एपिक में ऐसा वर्णन है कि जो राघव चेतन तांत्रिक ब्राह्मण था जिसको मेवाड़ से निकाल दिया, उसने दिल्ली के दरबार में जाके उसकी सुंदरता का बखान किया कि ऐसे में आपकी दिल्ली की इतनी बड़ी सल्तनत है पर मेवाड़ छोटा सा प्रांत है, छोटा सा राज्य जिसमें ऐसी खूबसूरत रानी है, तो उससे प्रेरित होकर के खिलजी ने हमला किया। इतनी रानियां सन 1303 में जिंदा जोड़ किया। 1303 में सन 1303 में अच्छा 16,000 रानियां एक साथ जोड़ किया। ऊपर बताएगा आपको, आप उसको गार्डन बना दिया। हाँ हाँ। और ये चेहरा आधा क्यों ऐसा? ये शुरू से ही आया। अच्छा, पहले से ही हमको ही आधा। पता नहीं, ये मूर्ति 700 वर्ष पुरानी, सन 1303 के टाइम की बनी हुई, हमने नहीं बनाई। अच्छा, नहीं सब दरबार में। और ये वाला रास्ता गुफा वाला पैक जो बंद है, मैंने हाँ। देखी। अच्छा, ये आपने देखा? 20 साल पहले मैं अंदर गई। अच्छा। अंदर 3 सीढ़ियाँ हैं। हाँ, इतनी गई नीचे है, अंदर से होगी। सीधे उतर के अंदर जाना। 20 साल पहले गई। जो हमने महल देखा उनसे जुड़ा था ये। अच्छा, इधर कुंड में नहा करके फिर जो नीचे शिवलिंग है जहाँ गाय के मुंह से पानी आता है जिसको गौमुख कहा जाता है, तो उस शिवलिंग की पूजा करके वापस गुप्त रास्ते से महलों में, और जो पद्मिनी का जौहर जो लोकल इतिहासकार के अनुसार जो महल हमने देखा उनके खुले प्रांगण में, और जो अंग्रेज ने लिखा उस सुरंग में कि उसी सुरंग में रानी का जौहर हुआ। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत हैं। और ये जो कुंड है जिसको गौमुख, क्योंकि इधर में जो हम देखेंगे लेफ्ट साइड में पत्थर के गाय के मुंह बने हैं जिसमें से 24 आवर्स 1200 साल से पानी चल रहा है। ये पानी कहाँ से आता है और इसका कोई अता पता नहीं, क्योंकि इस किले में 84 कुंड तालाब है, तो हो सकता है किसी का कनेक्ट हो लेकिन कभी बंद नहीं होता। और ये गाय के मुंह से आने से इसको गौमुख कहा जाता है। अच्छा, ये प्राचीन जो विष्णु का, शिव और विष्णु जो सृष्टि के रचयिता और पालनहार और श्रृंगारक। तो गाइस ये 1200 सालों से पिछले से पानी यहाँ पे आ रहा है। ऑटो सिस्टम है, आई थिंक कोई मोटर नहीं लगा है। आपको जैसा मैं दिखाने वाला हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। जो हमने वो कुंड जो पानी चल रहा है उसी का पानी इसी रूप में इधर में भी आता है, जो इधर में भी गाय के मुंह बने हैं। अच्छा। तो इसी के आधार पे इस पूरे जलाशय जो कुंड है जिसका नाम गौमुख कुंड। अच्छा, ये हाँ राइट जी। ये मूर्तियों का ही है एक तरह से उस समय का। ये 113 मंदिर था ना। हाँ, ये स्टार मतलब जैसे शिवलिंग, ये भी शिवलिंग का रूप ही है। अच्छा, स्टार 113 मंदिर था ना, तो बहुत से दोबारा रीबिल्ड हुए ना, ये बहुत सी दीवारें, तो बहुत सी मूर्तियाँ दीवारों में लगा दी है। अच्छा, ये तो मुझे लगता है अंदर से नजर आता है। नहीं, ये बरसात के समय में जब वो पानी ज़्यादा स्पीड में आता है तो उस समय इधर से भी आता है। अच्छा। और ये महारानी, हाँ, ये उनके रानियों के नहाने का एक तरह का स्विमिंग पूल है उस समय का। अच्छा, हाँ, पद्मिनी महल। हम जो कुंभा राजा जिन्होंने मालवार गुजरात के सम्मिलित सेनाओं को हराने के बाद जीत की खुशी में स्तंभ बनाया, इसलिए इसको विजय की स्मृति में बनाया वो विजय स्तंभ, जिसको जय स्तंभ भी कहते हैं। ये 1448 से 58 तक काम चला, 10 साल लगा और 90 लाख रुपए उस समय खर्चे, क्योंकि इसके बाहर और अंदर दोनों तरफ जो मूर्तियाँ बनी है और हर अंदर में जो भी मूर्ति बनाया हर मूर्ति के नीचे नाम लिखा है। रामायण महाभारत के अनुसार जो देवी देवता मानते हैं उन सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। भारत में जो पवित्र नदियाँ हैं गंगा जमुना सरस्वती, उनकी मूर्तियाँ, जो भारत में ऋतुएँ हैं सर्दी गर्मी बरसात जो 6 ऋतु हैं उनकी मूर्तियाँ भी हैं। तो उस समय के एक तरह से ये अजो जो मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। और इसमें रामायण के अनुसार राम सीता हनुमान बाली सुग्रीव
नदियों की मूर्तियाँ, और उस समय के जो इंजीनियर थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया, जिनके नाम है नापा, पूजा और पोमा, उन इंजीनियरों की मूर्तियाँ भी इसमें बनी हुई वास्तुकार की। दूसरी विशेषता ये नीचे से 2 मंजिल चौड़ा बना है, बीच में पतला, ऊपर से चौड़ा। और अभी जो हम देखते हैं इसका एंट्रेंस जो लॉक है, ये कोविड के पहले खुला था, कोविड के आने के बाद बंद कर दिया है। ये सीढ़ी था क्या पहले? हाँ, ऐसे 157 सीढ़ी जो घूमते हुए टॉप तक जाती है। अच्छा। 9 ग्रह के आधार पर 9 मंजिल में रखा है। दूसरी विशेषता है डमरू के शेप में, नीचे से 2 मंजिल चौड़ा, बीच में पतला, ऊपर से वापस चौड़ा। अच्छा, बराबर राइट। इस पे जितना भी वाइट स्टोन है, ये अंग्रेजों के समय इसको रेस्टोर किया 18th सेंचुरी में राजाओं ने। तो जैसे ये वो कुछ वाइट कलर में दिखता है, वो नया मूर्ति है। ओल्ड जैसे हम देखेंगे ये टूटे हुए हैं, ये पुराने। अच्छा। जो येलो कलर में, डार्क कलर, ये सेनापतियों के महल थे जो जिनकी दीवारें रह गई, अब बाहर की, अंदर से छत वगैरह टूट गया है। तो ये सेनापति जो उदय सिंह के समय, अच्छा ये वाला, हाँ, जयमल पत्ता जो सेनापति जो 14 और 16 साल के थे, उनके ये रेजिडेंस रहे, जिनमें आज भी आप देखते हैं ना ब्लू कलर से पेंट डेकोरेट है। और ये लेफ्ट साइड में उन्हीं के नाम से जलाशय बना ना, जिसको, अच्छा ये क्या है? जलाशय जो पानी का तालाब है, जिसको पत्ता तालाब कहा जाता है। पत्ता सिंह नाम था ना सेनापति का, तो उनके महल के सामने ये पानी के स्रोत थे ऐसे 84, उनमें से एक ये देख रहे हैं हम। 84 था? हाँ, इस किले में। और ये सेनापति जिनके बारे में कहते हैं कि बहुत बहादुर थे, दिन में लड़ते थे अकबर की सेना के साथ, और रात में जो तोप के गोले से दीवारें टूट जाती थी, जिनको रात में मशाल की रोशनी में मरम्मत कराते थे। अच्छा। एक रात को जब जयमल जी दीवारों को मरम्मत करा रहे थे, तो अकबर का नीचे पड़ाव था, अकबर के पास गन थी, उस गन का नाम था संग्राम। वो लेके गोली चलाई, जयमल के पैर में लगी गोली। दूसरे दिन वो युद्ध में जाने के लिए घोड़े पे नहीं चढ़ पाए, तो उनके भतीजा कल्ला सिंह ने कहा कि मेरे कंधों बैठो। तो जयमल कल्ला के कंधों पर बैठ के दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ते हुए, जो रास्ते से आप चढ़े हैं वो रास्ते पे वो वीर गति को प्राप्त हुए लड़ते हुए। और ये राइट साइड में जो मंदिर है, जो पहले ओरिजिनली सूर्य मंदिर था, खिलजी के हमले में सूर्य का मूर्ति खंडित हो गया। बाद में राजा हमीर हुए, जिन्होंने इसमें नया मूर्ति स्थापित किया काली अंबिका और गणेश जी का। तो अब ये काली माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और ये महल थे, हाँ ये महल थे, 8 महल थे, जिनमें से एक ये भी है। और ये जो महल है ना, उदयपुर के पास सलुम्बर, जो अब जिला बन गया। और ये क्या गाड़ी लगा है? ये तो पानी को स्टोर करने के लिए ये पाइपलाइन लगा ना। हाँ, ये अभी बाद के हैं। हाँ, ये जो है पद्मिनी का समर पैलेस, जो रानी पद्मिनी गर्मी के समय में जो है ना पद्मिनी रहने के लिए आती थी, उनके लिए उस ज़माने में कूलर ऐसी नहीं था। तो रानी के लिए स्पेशल महल बनाया पानी के बीच में, ताकि गर्मी में ठंडा रहे। अच्छा। तो नीचे जो पानी के बीच में महल बनाया, जो मूल रूप के महल तो पद्मिनी के समय के जो थे वो तो टूट गए। पद्मिनी के इतिहास के महत्व को देखते हुए 18th सेंचुरी में दोबारा ये वापस खड़े किए। तो सारा एक तरह से नया निर्माण है। और इसी महल में ऐसा माना जाता है कि खिलजी ने रानी का चेहरा शीशे में, कांच में उसको दिखाया चेहरा। लेकिन ये आप जो फिल्मों में बताया गया वो सही है कि क्या है, बताइए। कि ये लोकल इतिहासकारों के मत के अनुसार जो राजपूत वीरता के लिए प्रसिद्ध है, और जो रानियां घूंघट में रहती है, जो सती होना जानती है, जोहर करना जानती है, वो अपना ऐसी शर्त को कभी मानेंगे नहीं। तो ऐसा ये लोकल इतिहासकारों के मत के अनुसार उसको चेहरा नहीं दिखाया है। ये जेम्स टोड अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है। और उस अंग्रेज इतिहासकार के लिखने के बाद जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने भारत के पहले, तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बन के यहाँ आए, तो उस समय उनकी इच्छा हुई, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज जेम्स टोड की किताब को पढ़ा, तो यहाँ आके उनकी इच्छा हुई, तो उनको दिखाने के लिए यहाँ पे शीशे लगाए। और अभी पद्मावत मूवी के समय विवाद हुए, उस विवाद में वो शीशे यहाँ के करनी सेना अज्ञात लोग को मानते हैं कि वो तोड़ के चले गए। और ये लेफ्ट साइड में जो रानी जाती आती थी एक महल से दूसरे महल में, तो वो पालकियों में बैठ के आती जाती थी। तो उस समय ये पालकियों को रखने के स्टैंड थे। अच्छा, ये वाले? हाँ। अच्छा, कि दोनों तरफ से वो लोग, हाँ, वो लकड़ी का जो स्टैंड रहता था वो इन पे टिकता था दोनों तरफ, और पालकियों को रखने का स्टैंड है ये। हाँ। और ये जब 18th सेंचुरी में दोबारा बना है, तो टॉप पे जो लगे हैं क्रिस्टल लगे हैं, वो उधर बेल्जियम ग्लास लगा है, जो बेल्जियम देश का। तो ये अंग्रेजों के समय रेस्टोर हुए, दोबारा नए बनाए एक तरह से। तो ये उस समय लगा है कांच। तो ऐसा माना जाता है कि जब खिलजी ने
पद्मिनी के बारे में सुना, सुंदरता के चर्चा सुनी, तो उसने 2 बार हमला किया। तो फर्स्ट टाइम पे 1300 ईस्वी में आया वो, तो उस समय किले को जीत नहीं पाया, तो इस किले का कमजोर पॉइंट का पता लगाया और इस किले को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने तक नीचे से घेर के रखा। तो जितना भी रसद आता था उस रसद फूड सप्लाई को उन्होंने स्टॉप कर दिया, रोक दिया। तो 6 महीने के बाद यहाँ के जितने भी खाने के स्टॉक थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए। तो भूख से मरने लगे लोग और मवेशी वगैरह। तो फिर राजा ने सोचा कि हम भूख से मर जाएंगे, तो राजा ने पत्र भिजवा के संधि प्रस्ताव के रूप में उसके खिलजी के पास वो पत्र भिजवाया। उसने उस पत्र में पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो अंग्रेज इतिहासकार के अनुसार, जिन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी के काबू को इतिहास समझा, तो उनके अनुसार ऐसा मानते हैं कि पद्मिनी खिलजी ने मांग रखा कि मुझे रानी का चेहरा देखना। तो ऐसा मानते हैं कि इसी महल में रानी का चेहरा डायरेक्ट नहीं दिखा कर कांच में दिखाया। जबकि लोकल इतिहासकार कहते हैं कि जो राजपूत रानियां जौहर करना जानती है, सती होना जानती है, वो ऐसी शर्त को नहीं मानेंगे। तो लोकल इतिहासकार श्यामल दास हुए जिन्होंने इतिहास लिखा, उस बुक का नाम है वीर विनोद। तो वीर विनोद के अनुसार ऐसा कहते हैं कि जब खिलजी ने किला घेर रखा तो उसने मांग रखा कि मुझे एक बार एक किला दिखाओ। तो मेहमान के तौर पे खिलजी को किले में लाके उसका ऐसा कहते हैं कि मेहमान नवाजी करके जब राजा छोड़ने के लिए गए तो उनको धोखे से बंदी बना लिया। अच्छा, राजा को? हाँ। और इधर में नीचे हम देखते हैं वो रानी का समर पैलेस, जो पहले पानी के बीच में, जो चारों तरफ पानी रहता था, बीच में वो महल बनाया। वहाँ भी अंडरग्राउंड था रास्ता कि सीधा था बाहर निकल? नाव से, बोट से आना जाना होता था। अच्छा अच्छा, पूरा पानी? हाँ, पानी रहता था। उधर से हम सीढ़ी देखेंगे जहाँ से सीढ़ियाँ उतर के रानी नाव में बैठ के वो महलों में जाती आती थी। अच्छा 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 अच्छा। और ये उसका समर पैलेस। और ऐसा मानते हैं कि जो जेम्स टोड ने लिखा है उसके अनुसार कहते हैं कि जो रानी पद्मिनी थी वो सीढ़ियों पे बैठी थी और उसी का सीढ़ियों के ठीक सामने एक कमरा है जहाँ पे कहते हैं कि शीशे लगा के खिलजी को खड़ा करके रानी का जो रिफ्लेक्शन है, कहते हैं कि रानी जो सीढ़ी पे बैठी थी उसका रिफ्लेक्शन पानी में गिरा, पानी का प्रतिबिंब कांच में, और कांच से खिलजी ने रानी का चेहरा देखा। ये कितना पुराना होगा अगर ये 18th सेंचुरी में दोबारा वापस खड़े किए, सारा नया। हाँ, कलर इसका कुछ ताजा दिख रहा है इसका। हाँ हाँ, क्योंकि ये जो महल है पद्मिनी हुई थी 700 साल पहले, 700 साल पहले। और वो आगे जो खंडर देख रहे हैं वो महल है वो महाराणा मोकल जो बाद में हुए, जिनकी कई रानियों में से एक रानी जो लकड़ी का काम करता है उस समाज से थी जिसको लोकल भाषा में खाती कहते हैं। तो वो खातन रानी जो थी वो दूसरी रानियों के साथ मेरे के अलग रहती थी, वो उनका महल है। तो उसको देखते हुए हम मानते हैं कि ये महल बाद में दोबारा बना है। और वो जो रानी बाद में हुई जिनके महल इतने खंडर हो गए, और वो जो 700 साल पहले रानी हुई जो खातन रानी से पहले, उनके महल नए दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब दोबारा ये बना है। और जो अंग्रेज ने लिखा उसके आधार पर इधर में जेम्स टोड जब लिखा और जो नेहरू जी ने उसकी बुक को पढ़ा तो यहाँ आके उनकी इच्छा हुई नेहरू जी की कि कैसे देखा, तो नेहरू जी को दिखाने के लिए यहाँ पे कांच लगाए। अच्छा, तो उनको दिखाने? हाँ। और ये कांच जो पद्मावत मूवी के शूटिंग के दौरान विवाद में लोकल लोगों ने या अज्ञात लोग आए जैसे बैग में पत्थर रखे वो तोड़ के चले गए। तो अभी गवर्नमेंट ने वो हटा दिए हैं, वो शीशे है नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि जब खिलजी को यहाँ के राजा ने अपना अतिथि माना, अतिथि घर में आए हुए अतिथि को घर के बाहर तक छोड़ने जाते हैं, तो राजा उसकी मेहमान नवाजी करके लास्ट गेट पे छोड़ने के लिए गए। तो उस समय खिलजी ने, पेड़ों के पीछे जंगल था तो पेड़ों के पीछे उसके सैनिक छुपे थे, तो उनके खिलजी के इशारे पे उनके सैनिकों ने पेड़ों से पीछे से निकल के यहाँ के राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में यहाँ के रानी पद्मिनी के पास खिलजी ने मैसेज भिजवाया कि रानी पद्मिनी आएगी तो हम राजा रतन सिंह, वरना इधर से, वरना यहाँ के राजा रतन सिंह को मार दिया जाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि जो पद्मिनी रानी जो सुंदर थी उतनी ही वो बुद्धिमान भी थी। तो पद्मिनी ने सोचा कि खिलजी ने हमको धोखा दे दिया है, तो रानी पद्मिनी ने भी धोखे का जवाब धोखे से देने का सरदारों के साथ मीटिंग लेकर निर्णय लिया कि खिलजी ने हमको धोखा दिया तो हम भी उसको धोखे का जवाब धोखे से देंगे। तो ऐसा मानते हैं कि जो है इधर से हम वो ऐसे झरोखे बने हुए हैं, वो सामने से वही दिखेंगे। हाँ, और ये इधर में जो लेफ्ट साइड में सीढ़ियाँ उतर रही, यहाँ से रानी वो सीढ़ियों से उतर के फिर आगे नाव में बैठ के वो महल जल महल में जाती थी और इधर दासू से मिलने के लिए आती थी। तो अभी हम उतर के जाती थी। हाँ, ये उस समय के रास्ते थे। और इधर राइट साइड में दासू के कमरे, तो रानी का आना जाना होता था दासू से मिलने के लिए। तो ये उस समय के रास्ते हैं। और ये सामने जो कमरा है, ऐसा मानते हैं कि इस कमरे में खिलजी को खड़ा करके, इस कमरे के चारों तरफ शीशे लगा के खिलजी को बीच में खड़ा करके रानी को नीचे महल जो बने हैं उन सीढ़ियों पे बिठा के, ऐसा मानते हैं कि खिलजी ने रानी का चेहरा कांच में देखा। ये इतने छोटे छोटे क्या मंदिर? नहीं नहीं, ये एक तरह से सुरक्षा गार्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो भी छोटे हिसाब से? हाँ, ताकि दूसरा कोई उन पर हमला नहीं करे। तो ये नीचे पद्मिनी का जो समर पैलेस जो 18th सेंचुरी में दोबारा रीबिल्ड हुए हैं, यानी कि जो खास दासियाँ थी ना उनके रहने के रूम है।
और ये बालकनी जो बने हैं, जब उस जमाने में रानी का राजा के साथ इस रास्ते से आना जाना हुआ तो दासियां जो है ना बालकनी में खड़े रह के फूलों की वर्षा करती थी राजा रानी पे फूलों का थाल लेके, तो स्वागत के लिए बालकनी। और ये उस समय झरोखे बनाए गए हैं। हाँ, ये जालियां, ताकि क्या बाहर अंदर का व्यक्ति बाहर देख सके लेकिन बाहर वाला व्यक्ति कोई अंदर नहीं देखे, तो ये एक तरह से जालियां पर्दे का काम होता था। अच्छा, लेकिन अभी वो हट गया सब? नहीं, अभी भी ये कुछ बची है, पर ऊपर छत होता था ना, तो अभी छत नहीं है तो हम इसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे यहाँ से हम देख, अभी तो वहाँ से दिख जाएगा ना? हाँ, अभी दिख जाएगा क्योंकि ऊपर छत नहीं है। अच्छा। जब ऊपर छत होगा तो बाहर वाला व्यक्ति अंदर नहीं देख पाए इधर से। और ये पर्दा होने से इतनी ऊंची दीवारें बनी थी, मतलब क्या कि उधर से इधर कोई देखे नहीं। हाँ, और ये क्या था? ये बालकनी जो मैंने बताया ना, जब रानी का राजा के साथ आना जाना हुआ, हाँ, तो खड़े रह के फूलों का थाल लेके, ताकि हाँ, तो ताकि उनके सिर के हाइट के ऊपर वो फूल पुष्प वर्षा हो सके, तो ये बालकनी स्वागत के लिए। तो ऐसा कहते हैं। लेकिन ये बहुत छोटे बना रखे थे ये सुरक्षा को देखते हुए, और यहाँ पे राजाओं के सामने कोई आवे तो अपना सिर झुका के आए। अच्छा, और ये वो उस समय के वो दासियों के लिए टॉयलेट हैं पहले के, वॉशरूम, दासियों के लिए। हाँ, अटैच टॉयलेट महलों में। ये वेटिंग रूम था उस जमाने में, दासियों से कोई मिलने आए ना तो डायरेक्ट नहीं मिलते। दासियों से भी कोई? हाँ, दासियों को भी बुलाने तक वो इंतजार करता रहा। अच्छा। तो पर्दा होने से सामने भी दीवार है, ताकि उधर से कोई आवे व्यक्ति तो डायरेक्ट दासियों को नहीं देख पाए क्या कर रही, कैसे बैठी है। तो ये पर्दा जो है उसको महत्व को देखते हुए ये दीवारें बनाई हैं। अच्छा। ये सब क्या है? ये उनके हो सकते हैं वो टॉयलेट थे, नहाने के लिए रहे हैं, बाथरूम। उस समय जिस समय सब बनवाया था तो पूरा इधर जंगल ही होगा आजू बाजू में सब। हाँ, नहीं, पैसेदार लोग रहते थे ना, तो जनता दूर रहती थी, और सामान्य जनता के कच्चे मकान रहते थे, उनके अवशेष नहीं रहे। कोई बड़े पद पे हैं उनके पक्के मकान, हवेलियाँ रहती थी, बाकी सामान्य जनता के कच्चे, हाँ, केलू पोश। उस समय ये लोग के ही समझ लो राजे, उस समय ये बनवाए तो समझ लो बहुत बड़ा है। हाँ, उस समय के लिए तो ये बहुत जो है VIP लोगों के लिए एक तरह से ये। अभी भले कुछ, अभी हम सब पक्के में रहते हैं क्योंकि अब से भी बेहतर चीज में रह रहे हैं। हाँ। लेकिन और उस समय ये जो है बेहतर लोगों के लिए था। जैसे समुद्र में वेल मछली होता है, उस शेप में पहाड़ है, तो किले का जो हेड वाला भाग है जहाँ से आपने टिकट ली है, तो उधर में रेजिडेंशियल एरिया 5000 लोग रहते हैं किले में। महल है, ये राइट साइड में जो महल है ना, इधर नीमच सिटी के पास गांव आते हैं रामपुरा भानपुरा, उनकी हवेली कहते हैं, रामपुरा भानपुरा की हवेली। वो यहाँ के रावत थे ना, वो सेनापति के पद पे थे, तो कभी आके यहाँ ठहरते थे। जैसे अभी राज्य बनता है, तो अभी राज्य बनता जिलों और तहसील को मिला के। उस ज़माने में राज्य बनता था ठिकानों को मिला के, दूर दूर के जो ठिकाने वाले होते थे, जिनके महल यहाँ रहते थे राजधानी होने से, तो ठिकाने वाले जैसे जिला और तहसील हो गया, जिसको कहते थे राव और उमराव, जिसमें 24 राव 32 उमराव, उन ठिकानों को मिला के राज्य बनता था। और ये चित्तौड़ राजधानी होने से दूर दूर के ठिकाने वालों को महल यहाँ रहते थे। और कभी यहाँ युद्ध हुए, कोई लड़ने के लिए आए, तो दूर दूर से लोग यहाँ लड़ने के लिए आते थे इस ध्वज के नीचे। यहाँ पे लड़ने के लिए? हाँ, लड़ाई सीखने के लिए कि लड़ने? नहीं, लड़ने के लिए। कभी हमले हुए तो ये राजधानी थी ना, जैसे अभी दिल्ली राजधानी है, तो दिल्ली पे हमला हो तो सब जगह के सैनिक वहाँ जाएंगे। तो ऐसे ही ये पहले शासन प्रणाली थी। और ये लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो उस घोड़े का ट्रेनिंग ग्राउंड, अच्छा, हॉर्स ट्रेनिंग ग्राउंड था ये, जो घोड़े को भी युद्ध के लिए ट्रेनिंग देते थे। मतलब डायरेक्ट नहीं, घोड़े को युद्ध में उतार दिया तो वो भड़क जाए, चमक जाए तो सवार को गिरा दे, तो इसलिए घोड़े को भी ट्रेनिंग देते थे। तो घोड़े के ट्रेनिंग ग्राउंड है। और ये लेफ्ट साइड में 4 दीवारी है, ये बादशाह की भागसी कहते हैं, जहाँ पे महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हरा के यहाँ 6 महीने तक बंदी बना के रखा। वो जेल है, जिसको बादशाह की भागसी के नाम से किले का नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। हाँ, ये उस फर्स्ट राजा के नाम से तालाब का नाम है चतरंग तालाब। और जो बौद्ध है ना, वो मतलब मौर्य बौद्ध धर्म को मानते थे। तो लेफ्ट साइड में जो मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, दूसरे मंदिरों से अलग है। नहीं तो इसके आउटसाइड में, हाँ, नहीं तो इसके आउटसाइड में नहीं, अंदर की तरफ कोई मूर्ति है, क्योंकि बौद्ध धर्म में स्तूप बनाते हैं ना ध्यान के लिए, तो ये स्तूप है। ये प्रमाणित करते हैं कि मौर्य बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और एक किले का जो शेप, जैसे ऊपर से देखो तो मछली के शेप में है, वेल मछली के शेप में। तो हेड वाले भाग में नॉर्थ दिशा में 5000 लोग रहते हैं। इधर जो है ना साउथ, जो दक्षिण वाला राइट साइड में भाग है, ये एक तरह से जो इस किले का जो शेप मछली की आकृति में, तो ये मछली का पूंछ हो गया। तो ये जो एरिया है, ये अभी वर्तमान में फॉरेस्ट विभाग के अधिकार में है। फॉरेस्ट विभाग ने हिरण ला के रखे हैं यहाँ पे, मृग, ये मृग वन दुर्ग के नाम से। पर बहुत से हिरण लाते हैं और यहाँ पे जो है ना मर जाते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है। तो अभी इस पार्क को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया। बाकी पहले इसका अलग टिकट था,
जो टूरिस्ट इस फॉरेस्ट विभाग का टिकट लेके अंदर जा सकते थे, पर अब ये बंद है 2016 से। पूरा सूखा पड़ रहा है। हाँ, और गर्मी भी रहता है, ज़्यादा गर्मी होने से। हाँ, ये प्राचीन मंदिर जो जिनको वापस थोड़ा गवर्नमेंट ने मोटिवेट किया, इसको थोड़ा सुधार किया। ये इसका एंट्रेंस है मृगवन का, जो अभी बंद है। और ये नीचे में आप देखते हैं ना पहाड़ियाँ, ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली श्रृंखलाएँ हैं। जो अरावली श्रृंखलाएँ हैं ना, ये पहाड़ियाँ हैं जो गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक फैली हुई। हाँ बिल्कुल, ये जो पहाड़ियाँ जो अरावली श्रृंखलाएँ हैं, जो वर्ल्ड के जितने भी पुराने पहाड़ हैं, जिनमें इनकी गिनती है। अच्छा। ये हिमालय तो सबसे यंग है, ये ओल्डेस्ट पहाड़ों में इनकी काउंटिंग है। और ये जो किला है, ये अरावली की सिंगल पहाड़ी पे है। वो पूरी रेंज है जो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक फैली हुई। अच्छा, वो वाली। हाँ। ये कितने काफ़ी हाइट पे हम लोग लगता है? ये अभी हम जो है किले का जो ग्राउंड लेवल से हाइट है 580 फीट। अच्छा। और बॉम्बे सी लेवल से इसकी जो हाइट है 1850 फीट। हाँ, और इसकी दीवार की लेंथ क्या है? वो जो दीवार था, एक था ना दीवार, सुरक्षा की जो बाउंड्री बनी है, हाँ। ये 13 स्क्वायर किलोमीटर में। स्क्वायर किलोमीटर का मतलब इस किले की लंबाई 8 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर ये चौड़ा है। तो टोटल इसके 13 स्क्वायर किलोमीटर चारों तरफ दीवार से ये कवर्ड है। अच्छा। तो ये 580 फीट ऊपर है। और इस किले का सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट ये रहा कि इस किले में खेती नहीं होती है। 65,000 लोग रहते थे, चट्टानी जमीन है, खेती के लिए उपयुक्त जमीन नहीं है, तो खेती के लिए लोग नीचे जाते थे। उस जमाने में जो भी है ना हमले हुए, तो इस किले को दुश्मन कई महीनों तक नीचे से घेर कर रखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी भी आया था। तो ये साइड में हाँ, कौन सा साइड? ये सामने इधर में, अभी हम आगे थोड़ा मेन गेट देखेंगे इसका। अच्छा। तो ये इसका किले का फ्रंट ये है, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड है, सूर्य उदय जो है पूरब से होता, तो किले के पूरब की तरफ मेन रास्ते रखे राजाओं ने। इसलिए वो जो सबसे आप पीछे के रास्ते से आए, तो सबसे पहले हमने वो महल देखे। जो महल उस जमाने में क्या गेट से बिल्कुल पीछे बनाते, ताकि दुश्मन की सेना कभी चढ़ के आए तो महल तक पहुंचने में समय लगे। बराबर। तो मेन एंट्रेंस इधर पूरब की तरफ थे, जो सूरजपुल के नाम से है। और ये इसका जो है ना एक तरह का लड़ाई का मैदान था, जो युद्ध भूमि। मतलब ऊपर से ही दिख जाता था, जैसे हाँ, फिल्मों में सीन बताया बिल्कुल। गया है, पूरा की युद्ध भूमि था कि ऊपर से महल से ही दिखता था कि कितना युद्ध कैसे क्या चल रहा है टोटल। और ये नीचे जो एक रोड बनी अभी, वो जो है ना इधर से वाया कोटा, फिर आगरा, फिर दिल्ली जो जमीन है, तो लोग वहाँ जाते थे लूटने के लिए। दिल्ली की सल्तनत की नजर वहाँ रहती थी। और वो ये मेवाड़ जो है बीच में पड़ता था। अच्छा। अगर दुश्मन इसको जीतेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अच्छा। तो इस वजह से यहाँ पे हम देखे हैं कई खंडर है, क्योंकि यहाँ के राजपूतों ने, यहाँ के राजाओं ने कभी उनसे समझौता नहीं किया, हमेशा उनसे युद्ध रहे। अच्छा। नहीं तो वो सोचते थे कि समझौता कर लें और फिर हमें आगे जाने दें। हाँ, पर यहाँ के राजाओं ने कभी समझौता नहीं यहाँ पे ऐसा रहता था कि ये स्टेट पार करना, यानी इससे लड़ाई करनी या समझौता करना, तभी उससे आगे निकल सकते हैं। देखिए, कुंती को अज्ञातवास मिला था पांडवों को, तो कुंती माता के साथ वो यहाँ आए। यहाँ पे आके कुंती माता को प्यास लगी पानी की, तो भीम ने पानी मांगा ना भीम से, तो भीम ने लात दी, तो भीमलत कुंड कहलाता है। ये दंत कथा है, इनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। और अकबर के हमले के समय तीसरा जोहर इस कुंड के बाहर हुआ था, जिसमें जयमल की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में 8,000 सैनिकों की पत्नियों ने जोहर किया ना। तो वो जोहर स्थल जो है तीसरा, वो यह है। क्योंकि अकबर के पास बड़ी फौज थी, तो अकबर ने इस किले को दोनों तरफ से घेर के हमला किया। इस वजह से तीसरा जोहर, उस ज़माने में जो महिलाएं जोहर कर रही है, वो दुश्मन ने जहाँ से हमला किया उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के फिर जोहर की जगह चयनित करके जोहर किया, ताकि बीच में कोई व्यवधान नहीं हो। तो तीसरा जोहर यहाँ हुआ था। दूसरा कर्णावती को विजय स्तंभ के नीचे, पहला पद्मिनी का महलों में। 113 मंदिर थे किले में, तो बहुत से मंदिर दोबारा रीबिल्ड नहीं हुए। तो उनमें से ये जो टूटे हुए मंदिर, जिनके शिखर वगैरह टूट गए, मंदिर लगा, हाँ, कलाकृति तोड़ दिया गया है, तोड़ दिए ऊपर के शिखर वगैरह हमले में। अच्छा। और वो तोड़ते थे ना वो, क्योंकि वो यह तो किले में रहते राजपूत, लेकिन वो दिल्ली से आते थे, कैंप लगाते थे, टेंट, तो वो गण रखते थे, गण बड़े बड़े हथौड़े। अच्छा। तो उन हथौड़े से ज़्यादातर तोड़े। हाँ, क्योंकि कुरान की एक आयत है, उस आयत ये कहती है कि बुत परस्ती हराम। बुत मतलब मूर्ति, परस्ती मतलब पूजा। तो उनका ये लक्ष्य था कि मूर्ति पूजा बंद हो। जो मूर्ति पूजा करते, जिनको काफिर कहते हैं। अच्छा। तो इस वजह से उनका लक्ष्य था, और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो मंदिरों को पहले तोड़वाए गणों से। अच्छा। तो जब मुस्लिमों ने तोड़वाया, तो उसके बाद ये कौन से राजा ने वो लोग के ऊपर चढ़ाई किया? नहीं, वो तो क्या तोड़ के चले गए, फिर वापस राजा जो उन्हीं के वंशज थे। मतलब सदी खत्म हो गई।
हाँ उन्हें फिर वो राजाओं ने दोबारा वापस रिनोवेट किए, बहुत सी चीज़ें रीबिल्ड की। और फिर क्या, अकबर के हमले के बाद राजधानी मेवाड़ के उदयपुर रही, तो फिर राजाओं का कम ध्यान रहा यहाँ पे। अच्छा। और ये पहले के मेन द्वार थे किले में आने जाने के, प्रवेश द्वार, तो ये सूरजपोल के नाम से। और इस गेट जो देखते हैं ये भी नया है, क्योंकि 1906 में जब फतेह सिंह राजा थे अंग्रेजों के समय, तो ये गेट उन्होंने दोबारा बनवाया नया। उससे पहले जो इस पे गेट था ना वो हाइट पे था, और यहाँ पे जो गेट लगते थे अष्ट धातु के। तो जब अकबर ने किला जीता 1568 में, तो अकबर किला जीतने के बाद यहाँ से 3 चीज़ें अपने साथ ले गया निशानी के तौर पे, आगरा में लोगों को दिखाएगा। और ये जो है ना अंकुश कहते हैं, जो हाथी को रोकने के लिए। अच्छा, ये हाथी को रोकने हाँ, इनको अंकुश कहते हैं, क्योंकि उस जमाने में जो दुश्मन हाथियों को लेके आते तो हाथियों को शराब पिलाते, फिर हाथी शराब के नशे में नीचे दौड़ के अपना जो सिर है ना इन दरवाजे से टकराता है। तो हाइट के जो हाथी का जो हाइट, सिर का जो हाइट होता है उसके अनुसार, नहीं तो नीचे लगाए नहीं ऊपर लगाए, बराबर की दौड़ के मारे कि तोड़ दे। हाँ, ताकि उनके सिर में लगे, तोड़ नहीं पाए। तो वो क्या उस जमाने में क्या कि टेक मतलब एक तरह के तरीके थे जिससे वो दुश्मन के सैनिक किले में प्रवेश कैसे करेंगे, तो गेट टूटेंगे तब किले में प्रवेश करेंगे। और ये जो है अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने रेस्टोर किया तो सीढ़ी बना दी। पहले कच्चे थे ना, तो घोड़े हाथी चढ़ते थे, यहाँ से राजा आते थे किले में। तो इस वजह से कच्चे रास्ते होने से घोड़े हाथी स्लिप नहीं हो, तो कच्चे रास्ते होने से अब ये पीछे के हो गए। पहले के समय ये मेन थे सामने के। अच्छा, वो कुंभा ने बनाए थे 15th सेंचुरी में। तो 15th सेंचुरी के पहले ये मेन दरवाजे थे, और वो भी बैक साइड था पहले। लेकिन क्या अभी शहर सारा उधर बस गया है। अच्छा। और उधर से ये किला सुरक्षित था, क्योंकि उधर में 2 नदी क्रॉस करती है। आप जो आए होंगे तो ब्रिज क्रॉस करके आए। तो एक नदी जो गंभीरी नदी जो मध्य प्रदेश से निकल के आती है, एक नदी जो उदयपुर के खमनोर की पहाड़ी से आके, दोनों नदियों का संगम है। तो इस वजह से उधर से क्या, उस जमाने में डैम नहीं थे, तो 12 महीने पानी रहता था नदियों में, तो दुश्मन उधर से किले में नहीं आते थे, ज्यादातर हमले इधर से हुए। अच्छा। तो ये सामने का फ्रंट है, और ये नीचे लड़ाई का मैदान है, पूरा युद्ध मैदान सब ये हाँ। हुआ है टोटल। और ये जो सुरक्षा की दीवार जो पूरे 13 स्क्वायर किलोमीटर चारों तरफ से कवर्ड है, तो ये भी शेप में जो होल है, जब कभी दुश्मन, इधर भी 7 दरवाजे थे नीचे तक, तो कभी दुश्मन की सेना दरवाजे को तोड़ के अंदर आ रही है, तो ऊपर से जो सैनिक गर्म पानी गर्म तेल करके डालते हैं ना, ताकि रास्ता स्लिपरी हो जाए, तो दुश्मन चढ़ नहीं पाए। तो ये सुरक्षा की दीवार जो पूरे 13 स्क्वायर किलोमीटर चारों तरफ, कच्चा ही हो गए। हाँ, ये पूरे कच्चे रास्ते थे, जो घोड़े चढ़ते थे, हाथी आते थे। थी। तो औरंगजेब के बाद में मुगलों का पावर खत्म हो गया, तो फिर अंग्रेज आ गए भारत में। तो ये दूसरा स्तंभ है। अच्छा, ये दूसरा स्तंभ। ये स्तंभ जो 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी थे। अच्छा, जैन व्यापारी जिसने जैन तीर्थ यात्रा करके फिर अपने जैन धर्म के प्रचार के लिए ये स्तंभ बनाया था। इसको जो है ना कीर्ति स्तंभ कहते हैं। जैसे हमने वो देखा विजय स्तंभ, जो कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में बनाया। अच्छा, वो साइड में। हाँ, वो वेस्टर्न साइड में है, ये ईस्टर्न साइड में जो कीर्ति स्तंभ, जिसको जैन व्यापारी जो बगेरवाल जीजा था जिसने बनवाया था। अच्छा। जैन धर्म के प्रचार के लिए। और जैन धर्म में 2 पंथ होते हैं, दिगंबर श्वेतांबर। तो वो जीजा नाम का व्यापारी दिगंबर पंथ से था, तो इसके आउटसाइड में नेकेड मूर्तियाँ रखी है। और ये जैन, हाँ अगर आप चाहें तो। और ये जो स्तंभ जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर मानते हैं, उनमें सबसे पहले मानते हैं आदिनाथ, जिनको ऋषभ देव भी कहते हैं। तो उन्हीं को ये टावर समर्पित है। तो उनकी नेकेड मूर्तियाँ बनी आउटसाइड में। और तीसरी मंजिल पे 108 मूर्ति छोटी छोटी आदिनाथ भगवान की। और ये 75 फीट ऊंचा है, 57 सीढ़ी है, 57। इस पे चढ़ के कैसे लोग डिजाइन, कितना पुराना है ये 12वीं शताब्दी का विजय स्तंभ से 200 वर्ष पहले का। इसको कैसे चढ़ के बनाया होगा समझ में नहीं आ रहा। उसको डिजाइन भी किया होगा। नहीं, ये तो क्या नीचे कार्विंग होके फिर वो पत्थर ऊपर जाता था। अच्छा। तो इसके ऊपर और कुछ, हाँ, वो कुछ डाला होगा चूने से, सारा हाँ चूने से जॉइंट है। और इनका इंटरलॉकिंग सिस्टम है, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे होल्ड करके फिर उस पत्थर का जो निकुला हिस्सा रहता था उस पत्थर में फिक्स होता था, ताकि वो हिले नहीं। मसाला डाल, हाँ, फिर वो मसाला डालने से वो पकड़ कर लेता था। कहीं कहीं कॉपर सिस्टम जो इंटरलॉकिंग सिस्टम से। ये मंदिर है जो बाद में ये क्या हमले में टूट गए, लेकिन अहमदाबाद में एक ट्रस्ट है जेएनयू की, जो आनंद जी कल्याण जी पेड़ी वाले कहते हैं, उन ट्रस्ट के द्वारा वापस रीबिल्ड करके नई मूर्तियाँ स्थापित करके पूजा होती है, उन्हीं ट्रस्ट के अधिकार में है। और ये जो टावर है, दोनों दिशाओं में 2 टावर बनाए ना, तो इनके ये पर्पस था कि इधर से कोई दुश्मन आवे तो देखने के लिए बॉस टावर, उधर से कोई दुश्मन। हाँ, ये 75 सीढ़ियाँ, इसमें 75 फीट ऊंचा, 57 सीढ़ी। और इसका रास्ता देख रहे हो, घुटनों के बल चढ़ना पड़ता है। हाँ, घुटनों के बल इसमें चढ़ना होता है। तो इस सुरक्षा को देखते हुए किसी के सिर में लग जावे, तो इस वजह से बंद है अभी। यहाँ पे काफी घुटनों के बल
चढ़ के आदमी फिर खड़ा होगा हाँ, कि उस पे जाएगा बराबर। और ऊपर से खुला है ना, तो अभी गवर्नमेंट ने सुरक्षा को देखते हुए बंद किया है। अच्छा, ये पहले ही बंद है, वो तो कोविड की वजह से बंद है, पर ये पहले ही बंद है। और ये नीचे जो लड़ाई का मैदान था ना, जो खिलजी के कैंप थे इधर नीचे, और वो जो हाँ जो कहते हैं कि खिलजी को जब खिलजी ने राजा को बंदी बना लिया तो फिर पद्मिनी को संदेश दिया कि रानी आएगी तो राजा को छोड़ेंगे। तो पद्मिनी के बारे में कहते हैं कि रानी पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान थे, तो उसने मीटिंग लेके निर्णय लिया कि रानी तो आएगी लेकिन उसके साथ 700 दासियां भी आएगी कंपनी के लिए। तो बादशाह ने सोचा कि दासियां इतनी और आ रही है, तो उसने खुश होकर परमिशन दे दी। तो उस समय पद्मिनी के प्लान के अनुसार दासियों की जगह सैनिक भेजे। अच्छा, और पद्मिनी की पालकी को सजा के पद्मिनी का जो भाई था ना घोरार बादल, जो इतना सुंदर था, वो सेनापति भी थे और इतना सुंदर था कि पद्मिनी का जब वेशभूषा वो पहने तो ऐसे लगने लगा सुंदरता में पद्मिनी भी पीछे। तो वो पद्मिनी की पालकी में बैठा और सभी पालकियों को उठाने वाले जो कार थे ना, वो भी सब चुनिंदा सैनिक रखे, बहादुर सैनिक। तो ऐसा मानते हैं कि जो है यहाँ से सारी पालकियां कतार में होके यहाँ से नीचे गई। नीचे जाने के बाद में पद्मिनी की पालकी ने मैसेज दिया खिलजी को कि हाँ रानी तो आ गई है, लेकिन रानी की इच्छा है कि अंतिम बार अपने पति से मिलना चाहती है, फिर सदा के लिए आपके साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार है। खिलजी ने सोचा कि रानी आ गई, तो उसने आधे घंटे की मोहलत दी कि आप अपने पति से मिल सकते हैं। तो उस समय नीचे कोई जेल नहीं था। राजा रतन सिंह को लोहे का जंजीर पहना के बंदी बना के बीच में बिठाया, चारों तरफ सैनिक खड़े रह के पहरा दे रहे हैं। तो जो पहरा देने वाले सैनिक है जिनका चेहरा अपोजिट था कि इन पे कोई रतन सिंह पे हमला नहीं करे, तो वो दूसरी तरफ देख रहे थे। तो उस घेरे में खिलजी के आदेश पे पद्मिनी की फर्जी पालकी को उस घेरे में ले जाया गया। यार वहाँ पे घोरार बादल तो पालकी से उतर गए। राजा रतन सिंह को उस पालकी में बिठा के उस पालकी को चुपके से किले की तरफ रवाना किया। और जब खिलजी को पता लगा आधे घंटे बाद कि रानी तो आई नहीं है, तो उस समय सारा शोर मचा ना, तो उस समय सारे पालकी से सैनिक निकल के युद्ध जो है ना तलवार लेके युद्ध करने लगे। तो उस युद्ध में खिलजी हार के चला गया। लेकिन 3 साल बाद 1303 में ऐसा मानते कि दोबारा वो बहुत बड़ी सेना लेके आया। तो उस समय आके राजा ने उससे रतन सिंह ने 16 दिन तक युद्ध लड़ा और देख लिया कि अब किले में सेना कम रह गई, हारने की तो स्पष्ट हो गई। तो पद्मिनी ने 16,000 महिलाओं के साथ जोहर का व्रत लेके जो है जिंदा आग में जल के जोहर कर लिया। तो फिर जोहर के बाद में जो है ना जो महिलाएं हैं वो तो जोहर करती थी और जो पुरुष है ना वो केसरिया करते थे। केसरिया के बारे में सुना हो? उस केसरिया में ये होता था कि जब जोहर हो गया उसके बाद जो किले में पुरुष बचे हैं वो दूसरे दिन पानी के कुंड में नहा करके फिर सिर के ऊपर केसरिया पगड़ी बांधते थे। उस पगड़ी में तुलसी होती है जिसका जो फूल होता है जिसको मंजरी कहते हैं, उस मंजरी को पगड़ी में रखते थे। फिर मंदिरों में एक छोटा सा गोल पत्थर होता है जिसको कहते हैं सालग्राम जी। उस सालग्राम जी की गोल पत्थर की मूर्ति को गले में कपड़े से पहन करके बांध के फिर अफीम के कटोरे भर के पी के उसके बाद तुलसी के पत्ते को मुख में रख के राजपूत पुरुष युद्ध लड़ने के गए। और वो जो है ना वो निश्चय करके जाते कि जिंदा युद्ध से आना नहीं, मरना और मारना। जो आखिरी युद्ध लड़ते हैं ना पुरुष, उसको कहते हैं केसरिया। केसरिया मतलब जो आखिरी रहते हैं, आखिरी मतलब अब निश्चिंत होकर के वो लड़ते थे कि दुश्मन जीने की इच्छा खत्म। और एक एक आदमी को जो योद्धा होता था वो 4-4 को मार के फिर मरता था। और उस केसरिया में कई ऐसे योद्धा हुए थे जिनके कहते हैं कि युद्ध में लड़ने के दौरान गर्दन कटने के बाद भी दल लड़ते थे, मतलब बिना गर्दन के योद्धा लड़ते थे, जिनके लिए शब्द जो है ना जुझार, जो आज भी बहुत से लोग जुझारू बाबूजी के नाम से पूछते, वो ऐसे योद्धाओं को पूछते हैं। तो ऐसे कई योद्धा इस किले में भी हुए जिसमें जयमल कल्ला के बारे में कहते हैं कि कल्ला की गर्दन कटने के बाद भी उनके दल लड़े हैं। अच्छा, तो अब अगर आप चाहें तो वो मंदिर चलते हैं मीरा का। और पहले बाजार ऐसे लगते थे क्योंकि पहले जाति व्यवस्था थी, तो अभी हम देखते हैं हर चीज़ बाजार में मिलती है। ऐसे उस ज़माने में ये नहीं था। उस ज़माने में बाजार लगते थे हीरो के, नगीनों के। तो यहाँ से बड़े बड़े व्यापार होते थे और ये दुकानें थी उस समय के ओल्ड मार्केट पुराने बाजार जिनके नाम है नगीना बाजार। और जैसे नाम है वैसी चीज़ें मिलती थी। ऐसे नहीं कि जैसे आज हम देखते हैं बाजार में हर चीज़ उपलब्ध है। तो पहले क्या जाति व्यवस्था से तेली से मिल जाता है। तो जो लकड़ी का काम करते हैं वो जिनको खादी कहते तो उनसे फर्नीचर मिल जाता था। तो ऐसे उस ज़माने में आवश्यकता की पूर्ति जातिगत हो जाती थी और बाजार ऐसी चीज़ों को लगते थे। अच्छा। तो ये वो किले में उधर से आते थे। तो कितना गेट है ये वैसे वो किले के गेट तो वो थे और ये महलों के मेन गेट थे। जो हमने महल देखा था सबसे पहले उसका मेन गेट ये जो बड़ी पोल के नाम से। और उसके बाद सेकंड एंट्रेंस जो खजूर का पेड़ है जिसके अंदर बने, जिसको त्रिपोल कहा जाता है हिंदू धर्म में। अजीब सा ऐसा गोल सा है कुछ। ये तो ऊपर के मैंने बताया ना कमल की आकृतियाँ वो तोड़ दी, डोम रहने लग गए। और ये जो है जैसे कमल की शेप की पंखुड़ियाँ वो तोड़ दी। और ये महलों में दूसरा गेट था उसके आगे वो राइट साइड में, राइट साइड में जो बड़ा गुम्बद है जहाँ पे राजा का गेंडा हाथी होता था, अंग्रेजी में जो रेनोसरस कहते हैं ना, उसको बांधते थे और फिर महलों में जाते थे। और जो अभी हम जैसे फिर सीढ़ियाँ उतरती नीचे। ये बैंक? हाँ, ये पहले का RBI एक तरह से रिजर्व बैंक। जब कभी अकाल पड़ गया तो यहाँ से पैसा निकाल के उसका उपयोग लेते। राजाओं के समय का बैंक? हाँ, राजाओं के समय बिल्कुल पैसे का स्टोर करता था ना। जब अकाल पड़ गया तब पैसा निकालेंगे यहाँ से। और इसका बनावट ऐसी है कि इसका क्या नाम था बैंक? 9 लखा भंडार।
नौलखा भंडार। हाँ, ये इसका एंट्रेंस जो है ना वो इधर से, ये इधर से सीढ़ियाँ उतर अंदर जाती है, कमरे हैं। तो ये पहले का स्टोरेज जो 9 लखा, मतलब 9 का मतलब ये नहीं 9 संख्या, हाँ। 9 लखा मतलब जैसे हम कहते हैं 9 लखा हार, हाँ। और 9 के बाद हाँ जी। तो अब हम वापस किले के जो है अब उस समय का जो बैग था, जो अभी वर्तमान में फ्रंट है, इस जगह पे आ गए हैं। और जो 7 दरवाजे नीचे बने हैं, ये दरवाजे जो कुंभा ने रथ लाने के लिए बनाया था, इसको रथ मार्ग भी कहते हैं। इसी को क्योंकि इंदौर के राजा होलकर राजाओं ने कुंभ फोर्ट के ऊपर साइड क्या है, अभी और भी जाना है। तो यहाँ से टिकट था।